हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर्स क्लास। एंड आपको पता है आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, तो उसके लिए हमने हर चैप्टर के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसके साथ आप शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो चैप्टर है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। इसका पहला वाला जो चैप्टर है दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखेंगे आप, तो ये क्वेश्चन एक ही है, लेकिन ये अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि अलग अलग स्टेप्स आपको बताने हैं पीसीआर की प्रोसेस के लिए। पीसीआर क्या है? पॉलीमराइजिंग चेन रिएक्शन। तो उसमें कौन सा एंजाइम का रोल है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। यही क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि वन स्टेप, एक पूरी कंप्लीट एक साइकिल को करने के लिए कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, एंड उसके लिए कि हम ये जो पीसीआर करवा रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस। इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्या सोर्सेस हैं टेक पॉलीमरेज। अब अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बार बार एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो वो टेक पॉलीमरेज है। तो ये टेक पॉलीमरेज हमें मिलेगा कहां से, और इसके एडवांटेजेस क्या होंगे हमारे बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैरायटी ऑफ टाइप से पूछा जाता है। तो हमें अल्टीमेटली व्हाट वी रिक्वायर, हमें पीसीआर ही प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कंप्लीटली हमारे माइंड में कि हमें समझ में आए। ओके, तो क्या है हमारे पास, देखिए ये है पूरा पीसीआर। पीसीआर अगर हम बात करें व्हाट इज पीसीआर, तो पीसीआर इज द पॉलीमराइजिंग चेन रिएक्शन। दिस इज पॉलीमराइजिंग चेन रिएक्शन। अच्छा, जो पीसीआर है वो दिया था कैरीमुलिस ने। हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैरीमुलिस। कैरीमुलिस ने इस टेक्नोलॉजी को दिया था। देखो, पॉलीमराइजिंग नाम से ही सजेस्ट है कि अगर हमारे पास एक बहुत छोटा सा पीस ऑफ डीएनए है, तो उसका सीक्वेंस हमें बहुत छोटा सा मिल रहा है, उस सीक्वेंस को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई अगर मुझे करना है, तो उसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो पीसीआर। अब स्टेप्स की बात करिए तो हमें यहां पर 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है डीनेचुरेशन। ठीक है, तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या है कि डीनेचर, डीएनए जो है उसको डीनेचर करना है। डीनेचर मतलब डीएनए का नेचर क्या है कि वो डबल हेलिकल स्ट्रैंड से कॉइल्ड होता है। अभी उसको क्या करना है, सिंगल करना है। तो देखो, ये 5' to 3' के 2 स्ट्रैंड अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको हमने क्या किया, हीट किया। तो हीट करने पे दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग हो गए। उसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, तो इसको 97 डिग्री सेल्सियस में हम हीट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमने जब ये 2 स्ट्रैंड अलग कर दिए हैं, तो यहां पर आपको ये रेड पोर्शन नजर आ रहा होगा, ये प्राइमर है। दिस इज कॉल्ड प्राइमर। तो यानी कि प्राइमर को फिक्स करना इज द एनीलिन, और प्राइमर हमेशा 3' एंड पे ही फिक्स होता है। देखो, यहां पर ये 3' एंड है तो यहां पर प्राइमर फिक्स किया, यहां पर 3' एंड है तो इसमें प्राइमर फिक्स किया। तो हमने एनील किया किसको, प्राइमर को। ठीक है, अब प्राइमर को क्यों फिक्स किया हमने, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज, ठीक है, ये वहीं पर उसी साइट पे जाकर के काम करेगा। मतलब क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए के ही पॉलीमर्स आगे फॉर्म करना इज द डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अभी क्या किया उसने, देखो धीरे धीरे आरएनए प्राइमर को पूरा एक्सटेंड कर दिया, इसको इस डायरेक्शन में और इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, और हमें क्या मिल गया, पूरा का पूरा डीएनए। मैंने कहा एक्सटेंड कर दिया, तो थर्ड स्टेप इज द एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप इज द एक्सटेंशन। तो हमारे पास 3 बेसिक स्टेप हैं पीसीआर के। सबसे पहले है डीनेचुरेशन, दूसरा है हमारे पास एनीलिंग, एंड तीसरा है एक्सटेंशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है ये हमें थर्मस एक्वाटिकस से मिलता है। थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है, इसलिए हम उसको पीसीआर में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो हमने ये 30 साइकिल कर दिए। अगर हमें काउंट करना हो कि एक साइकिल में कितना डीएनए बनेगा,
2 साइकिल में, 10 साइकिल में कितना डीएनए बनेगा। तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 2 की पावर n, और n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने ये साइकिल 1 साइकिल में वी हैव 3 स्टेप्स, ठीक है। तो अगर मैंने आपको 10 साइकिल चलाई है मान लो, तो मैं आपसे पूछूंगी जैसे एक साइकिल में तुम्हें 2 डीएनए मिले, 10 साइकिल में तुम्हें कितने डीएनए मिलेंगे। तो 2 की पावर 10 करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, किस एंजाइम का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, किसने ये टेक्नोलॉजी दी थी। तो यहां पर आपको वेरी शॉर्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में बताना है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं हम, ठीक है, उस पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि हमारे पास एक फेमस एंजाइम है हमारे सिलेबस में, दैट इज EcoR1, वो कैसे काम कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन तो साफ साफ पूछा गया है कि EcoR1 जो है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है या कैसे वो एक्ट कर रहा है। तीसरा, कैसे स्टिकी एंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, एंड इनको स्टिकी एंड क्यों बोला जा रहा है। उसके अलावा ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या है और इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या रोल है, क्यों इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो इस प्रोसेस में, मतलब हमें बताना है कि ये जो एंजाइम है ये कैसे इससे रिलेट कर रहा है ना। तो यहां पर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि हमें फ्लो चार्ट्स बनाना है, हमें फ्लो चार्ट बनाना है वेरियस प्रोसेसेस का जिसमें आपका आरडीएनए बन रहा है ना, कि हमारा आरडीएनए कैसे फॉर्म करेगा। तो देखिए तो सबसे पहले अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो देखिए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमने सबसे पहले आइसोलेशन किया डीएनए का फ्रॉम द सेल, यानी कि कोई भी सेल है आपके पास, कोई भी सेल है, उस सेल में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है। उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद हमने उसको EcoR1, ये एंजाइम है बेटा, दिस इज द एंजाइम, इस एंजाइम का यूज करना है उसको कट करने के लिए। फिर हमने स्टिकी एंड जनरेट करे, मैं भी बताऊंगी आगे, एंड सेम जो है आपका मैकेनिज्म जो है प्लाज्मिड के साथ होगा। अब हम डायग्रामेटिकली समझते क्या कहना चाह रहे हैं। ये मेरा फॉरेन डीएनए है और वो मेरा वेक्टर डीएनए है। देखो वेक्टर डीएनए भी बैक्टीरिया से ही आइसोलेट किया जाता है। मुझे वेक्टर डीएनए क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे अपने फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर पहुंचाना है। जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आपको व्हीकल की रिक्वायरमेंट है ना, वैसे इन्हें भी अगर किसी होस्ट के अंदर जाना है तो व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, तो वेक्टर ही इसके लिए व्हीकल का काम कर रहा है। तो हमने क्या किया कि जो फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए है दोनों को ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से कट कर दिया। अब मैंने कहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये जो एंडोन्यूक्लियस है, एंडो का मतलब है अंदर, ये अंदर कट करता है, एंडो का मतलब है अंदर यानी कि अंदर कट करेगा। तो देखो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसकी हम बात कर रहे हैं ना EcoR1 की, ये ऐसे कहीं पर भी कट नहीं करता कि जहां मर्जी आए वहां पर कट कर ले, नहीं, इसके लिए स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जिनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, जिनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं क्या, ऐसे सीक्वेंस जिनको हम फ्रंट से या बैक से रीड करें तो सेम है। जैसे हमने पढ़ा बॉब तो सेम है, जैसे हमने पढ़ा नितिन तो सेम है ना, फ्रंट और बैक से रीड करने में दोनों में सेम है। ऐसे ही EcoR1 के लिए अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं GAATTC, सेम GAATTC, 3' 5' 5' 3'। ये एंडोन्यूक्लियस ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ढूंढेगा और वहीं पर जाकर के कट करेगा। दोनों केस में जब हमने दोनों को कट कर लिया
तो दोनों को हमने लाइगेज की हेल्प से क्या करा, जोड़ दिया। लाइगेज हमारा ज्वाइनिंग का काम करता है, सीविंग का काम कर रहा है। फिर हमने उठा करके इसको किसके अंदर, सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो आरडीएनए फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दिस इज आवर आरडीएनए। ठीक है, ओके। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि पूरा फ्लो चार्ट बनाया हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाई न्यूक्लियस एंजाइम में। अब इस क्वेश्चन का आंसर अभी आगे बाकी है कि यहां पर जो स्टिकी एंड्स की बात हुई है, जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये तो आपको समझ में आया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इको R1, ये वहीं पर एक्ट करेगा जहां पर उसको अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मिलेंगे। ठीक है, अब जब उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल गए तो वो स्टिकी एंड कैसे बना रहा है और इसका नाम स्टिकी क्यों है। देखिए, तो अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो स्टिकी एंड अगर हम देखें तो यहां पर कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है ये हम देख सकते हैं। तो ये हमारा वेक्टर डीएनए है, अभी जो पीछे बताया था वेक्टर डीएनए, और ये हमारा क्या है, फॉरेन डीएनए है। वेक्टर डीएनए वो है जो फॉरेन डीएनए को अपने साथ लाइगेट करके होस्ट के अंदर लेके जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर डीएनए का सीक्वेंस ये देखो GAATTC, सेम फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस भी सेम है। अब हमने यहां पर क्या यूज किया, इको R1। अच्छा, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए अलग अलग सीक्वेंस होते हैं, सबके लिए सेम नहीं होते। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग सीक्वेंस है और सबके लिए अलग अलग एंजाइम है। अभी इसने क्या किया, इसको कट किया। देखो यहां पर और यहां पर इन्होंने कट किया, तो ये पोर्शन रिमूव कर दिया, ये वाला देखो, ये पोर्शन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एंड सेम फॉरेन डीएनए के साथ भी। फॉरेन डीएनए कौन है, जो मेरा डिजायर्ड डीएनए है, जिसको मैं उसको वेक्टर की हेल्प से होस्ट में ले जाना चाह रही हूं, वो मेरा फॉरेन डीएनए, मेरा डिजायर्ड डीएनए है। ठीक है, देखो ये कट किया एंड फाइनली ये लाइगेज की हेल्प से दोनों ने ज्वाइनिंग कर ली यहां पर। ठीक है, तो ये क्या बने, देखो इन दोनों ने स्टिक किया है आपस में, ये यहां से आकर के इसके ऊपर चिपक गया, तो ये क्या है, स्टिकी एंड्स हो गए। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसा कट कर देती बीच में से, ठीक है, मान लो ऐसा कट कर देती, तो शायद कुछ ऐसा सीक्वेंस मिलता, मुझे ऐसा सीक्वेंस मिलता GAACTT, राइट। तो ये ना बेटा ब्लंट एंड हो जाते, इनको बोलते हैं ब्लंट एंड, लेकिन वो आपस में चिपकते नहीं, तो ये आपस में स्टिक कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्टिकी एंड। इनको एडहेसिव एंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि मोड ऑफ एक्शन कैसे हुआ। इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं। ये हमेशा पर्टिकुलर साइट्स पे ही कट करते हैं, उन साइट्स को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस हैं जो फ्रंट और बैक से रीड करने में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारे 1 मार्क्स के एंड 2 मार्क्स के काफी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इनफैक्ट इन नीट ऑल्सो। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर। हमारे पास एक क्लोनिंग वेक्टर है जिसका नाम है PBR322। इसका फुल फॉर्म है प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज। इसका इन्होंने कहा कि एक डायग्राम बनाइए, और डायग्राम में आप ओराइसाइट, ROP जीन, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इसको ऐसा भी लिखते हैं AMPR एंड TETR, ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब भी वही है। ठीक है, एंड BAM-H1 एंड इको R1, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स है हमारी, इनको लेबल करिए। हो सकता है क्वेश्चन ये आए कि जो इको R1, BAM-H1 एंड हिंड थर्ड है, ये क्या है ना। तो अभी तो आंसर आपको ऊपर से मिल रहा होगा, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। ठीक है, इनके क्या फंक्शंस है। ठीक है, आइडेंटिफाई जीन यू वुड सेलेक्ट फॉर द रोल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। अभी अपने पास सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, PBR322 में व्हाट आर द सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, तो मैं एक आइडिया दे दूं, सेलेक्टेबल मार्कर्स सेलेक्ट करते हैं
रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब हम वो रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाई इज द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीटा गैलेक्टोसिडेज, देखो सेलेक्टेबल मार्कर का काम है रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट में सेलेक्ट करना, नो डाउट, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी, इसलिए बीटा गैलेक्टोसिडेज को यूज किया गया। ठीक है, और ये हमेशा कलर के बेसिस पे सेलेक्ट करता है, राइट। ठीक है, तो क्या है हमारा यहां पर एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन को प्रेफर करते हुए मान लो हम ये दो सेलेक्टेबल मार्कर लेते हैं, तो कैसे हम बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का यूज करेंगे, यानी कि कलर के बेसिस पर कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता था कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है ना, तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन था कि आपको क्या करना है, पूरा पीबीआर 322 का डायग्राम आना चाहिए। पीबीआर 322 में क्या क्या चीजें हैं वो आपको लेबल करना आना चाहिए। तो आप देखेंगे, इसको याद करने का तरीका सीख लो एक, क्योंकि ऐसे में आप भूल जाओगे, तो बेटर एक तरीका याद रखो। देखो ये जो दोनों पिंक जोन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये दोनों पिंक जोन जो दिखाई दे रहे हैं, एक सेकेंड, ये दिस पोर्शन जो मैंने ब्लैक कर दिया है, ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए है। एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन ही भी एंटीबायोटिक है, ये रेजिस्टेंट जीन लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये आपके दोनों मार्कर्स लगे हुए हैं, दोनों सेलेक्टेबल मार्कर्स है। ठीक है, ये आपकी ओराई साइट है जिसका नाम होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा, ये भी पूछा जाता है इसका क्या काम है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि ओराई साइट के दो काम है। जो अभी हम लाइगेट कर रहे थे ना वेक्टर के साथ डीएनए को, तो आप अपना डिजायर्ड डीएनए को यहां पर लाइगेट कर सकते हो, डिजायर्ड डीएनए लाइगेशन होती है यहां पर। और दूसरा चीज, ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है ना, कि कितनी कॉपीज बनानी है हमें, उसको कंट्रोल करने का काम भी आपका कौन करता है, ओराई साइट। ठीक है, देखो याद करने का सिंपल तरीका ये है कि पीएसटी एंड पीवीयू दोनों बहुत अच्छे बच्चे थे, दोनों पढ़ने में फर्स्ट आते थे। एक दिन क्या हुआ, वो इको की क्लास में गए, ये इको की क्लास थी, इको की क्लास हिंदी में चल रही थी, हिंदी का 3rd चैप्टर चल रहा था, मतलब इको का 3rd चैप्टर था, इको का 1st चैप्टर था, सॉरी, इको की क्लास चल रही थी, हिंदी का 3rd पीरियड था, लाइक ऐसा कुछ भी याद कर सकते हैं। उनके टीचर का नाम था बैम H1 और उनका टीचर ब्राह्मण था, उसका नाम सलमान था। ठीक है ना, और मतलब ऐसा करके क्या हुआ, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्या हुआ, पीवीयू जो है वो 2nd डिवीजन से पास हुआ और पीएसटी को तो क्या कर दिया, आउट कर दिया। सिंपल है, ऐसा कुछ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कि पीएसटी एंड पीवीयू दोनों 1st डिवीजन से पास होते थे। एक दिन इको की क्लास में चले गए जहां पर हिंदी में पढ़ रहे थे। ठीक है, मान लो 3rd पीरियड चल रहा था, इको का 1st चैप्टर था, उनका टीचर था ब्राह्मण एंड उसका नाम सलमान था। ठीक है, तो कंफ्यूजन हुई उनको, इसकी वजह से बेचारा पीवीयू जो है वो 2nd डिवीजन से पास हुआ और जो आपका पीएसटी है वो निकल गया, फेल हो गया। ठीक है, तो ये आपका पीबीआर 322 का डायग्राम बन गया। तो आपके पास पहला क्वेश्चन यही था कि आपको ये सारी चीजें वहां पर क्या करनी है, लेबल करनी है। आई होप आपको ये वाला आ गया होगा। नाउ ये जो इको R1, बैम H1 एंड हिंड 3rd, ठीक है, देखिए ये जो दिया है आपको इको R1, जो आपको दिया है कि इको R1, बैम H1 एंड हिंड 3rd जो है, ठीक है, इनका क्या काम है वहां पर, इनका क्या काम है। देखिए, तो जो आपका इको R1 है, एक सेकेंड, तो जो आपका इको R1 है, बैम H1 और हिंड 3rd है, ये तीनों की तीनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। शायद इको R1 के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, जिसका सीक्वेंस हमने पढ़ा था GAA, जिसका सीक्वेंस हमने पढ़ा था GAA TTC एंड सेम GAA TTC, ये अभी हमने पढ़ा था।
तो ये हमने बोला था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो स्टिकी एंड बना रहा था। यहां पर ये तीनों की तीनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और ये क्या करते हैं, अपनी स्पेसिफिक साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं डीएनए में, और जब उनको पता चल जाता है कि डीएनए में मेरा वाला रिकॉग्निशन साइट कहां पर है, वहीं पर जाकर के क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, आइडेंटिफाई द जीन, आपको आइडेंटिफाई करना है जीन यू वुड सेलेक्ट फॉर द रोल ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर, कि सेलेक्टेबल मार्कर के लिए आपको कौन सा जीन सेलेक्ट करना है, मतलब क्या साइट्स होती हैं जो सिलेक्शन करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास PBR 322 में एम्फिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, अभी बात हो गई हमारी, और ये दोनों क्या सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करती हैं, बता दिया मैंने आपको पहले ही। एंड ये रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करती है फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट, लेकिन ये इतना ज्यादा वर्दी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, मतलब यहां पर भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, तो उसके लिए हमने तीसरा मतलब सेकेंड जो प्रोसेस लगाई वो थी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, कि कैसे वो जो डीएनए है, जो रिकॉम्बिनेंट है उसको सेलेक्ट करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट होगा वो जाकर के प्लाज्मिड के साथ कोड करेगा और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को क्या कर देगा, उसकी सीक्वेंस के साथ कोडिंग कर लेगा, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाएगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो है इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होने की वजह से वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। जबकि जो दूसरा वाला है जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो इसको इनएक्टिव नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से वो क्या करेगा, ब्लू कलर की कॉलोनी शो करेगा। तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और है कि हम ये जो आपका है ये एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है, तो ये एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है कि यहां पर आपको एक डायग्राम दिया है, इसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो वाई हैव डीएनए फ्रैगमेंट इन द बैंड डी मूव फादर अवे इन कंपैरिजन टू दोज इन द बैंड सी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। मैं बता दूं यहां पर हम यूज करते हैं एगरोस जेल। ये जेल एक सीवीड से मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये दिखाई दे रहे होंगे ये वेल्स है, दीज आर द वेल्स। ठीक, यहां पर ही आपको डीएनए के बैंड्स नजर आ रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, डार्क कर रही हूं उनको, ये डीएनए के बैंड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सी और डी बैंड है। आप क्वेश्चन ही यही पूछा है कि सी और डी बैंड में डिफरेंस क्या है। तो सी बैंड अगर आपको दिख रहा है तो सी वाला बैंड बहुत ही बड़ा है, थिक है, यानी कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। और डी वाला बैंड क्या है आपका, लाइटर है। तो जो लाइटर होंगे डीएनए फ्रैगमेंट वो दूर तक जाएंगे, जो हैवी होंगे वो पास में ही रिटेन कर जाएंगे। ये वेल्स है। ठीक है, ओके। कौन सा टर्मिनल होता है, देखो हमें पता है डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, तो डीएनए कहां की तरफ ट्रेवल करेगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव की तरफ। तो यानी कि इधर क्या होगा अपना एनोड और इधर क्या होगा अपना कैथोड, क्योंकि कैथोड क्या होता है नेगेटिव और एनोड क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो एनोड एंड भी आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अच्छा, डीएनए फ्रैगमेंट कैसे विजुअलाइज होंगे, तो विजुअलाइज करने के लिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं, ईटीबीआर। ईटीबीआर क्या है, इट इज इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है ये एक डाई है, इसमें ईटीबीआर को डालेंगे और फिर इसका क्या कराएंगे, ऑटो रेडियोग्राफी, और क्या हो जाएंगे वो बैंड्स, डीएनए के बैंड जो है ऑरेंज कलर के आपको विजुअलाइज हो जाएंगे, ऑरेंज कलर बैंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो इसको क्यों यूज करते हैं, तो ये क्यों यूज करते हैं, फ्रैगमेंटेशन
या सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के फ्रैगमेंट को देखो, हमने डीएनए के फ्रैगमेंट जो है वो सेपरेट कर दिए। एक क्वेश्चन और यहीं पर पूछा जाता है कि अगर मान लो मुझे ये फ्रैगमेंट चाहिए और इस फ्रैगमेंट को मुझे निकालना है, तो फ्रैगमेंट को, डीएनए का जो फ्रैगमेंट है वो हम पूरा जेल पीस के साथ ही निकालेंगे, जो एगरोस जेल है ना उसके साथ ही निकालेंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। ठीक है, तो इल्यूशन की प्रोसेस क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट अलोंग विद द जेल पीस इज कॉल्ड इल्यूशन। ठीक है, अच्छा इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, एक दो क्वेश्चन रह गए और इसके पार्ट बी के क्वेश्चन तो हम साथ में करेंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू।